तो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं क्लास 9th के मैथमेटिक एनुअल एग्जाम मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है एग्जाम 2022 के लिए। आपके आगामी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य आ सकते हैं। तो गणित का यह जो पेपर है कक्षा 9th का, यह 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है 20 मार्क के, जो कि ओएमआर सीट पर भरे जाएंगे, और जो खंड ब है आपको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसको हम लोग समझते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। जानते हैं कि दो परिमेय संख्या होती है तो उसके बीच अनेकों अपरिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। दरअसल यदि दो परिमेय संख्या मालूम है तो उसको हम लोग 1/2 से हाफ करके दोनों का, तो इसमें जो विकल्प बी है वो सही है। दोनों संख्याओं का हाफ करके अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं निकाली जा सकती हैं। क्वेश्चन दूसरा देखें, दिया है कि निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा। तो जो ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं उन्हीं को हम लोग बहुपद की श्रेणी में रखते हैं। देखिए, करली में आया है, भिन्न में दिया है, ये होंगे नहीं, और यह भी करली में दिया है जो बीजी व्यंजक है। तो इस प्रकार के जो पद होते हैं ये बहुपद में नहीं आते। हाँ, जो सी वाला है देख रहे हैं ना, 4x² - 3x+7, ये जो है चूंकि इसमें ऋणोत्तर पूर्णांक है, स्क्वायर दिया है यहाँ पर, अतः यह क्या होगा, यह बहुपद होगा। ये विकल्प सी इज राइट। क्वेश्चन 3 है कि बहुपद जो पी एक्स बराबर -9x+9 का शून्यक होगा। शून्यक ज्ञात करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, शून्यक के लिए इतने पद को हम शून्य के बराबर करके इसको पक्षांतर करके सॉल्व करते हैं। तो धन 9 उधर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा, माइनस माइनस से काट दीजिए, 9 कम 9 1 आएगा। इसकी वैल्यू डी का विकल्प इसमें राइट होगा। तीसरे का डी विकल्प एक राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें कि व्यंजक जो पहला क्वेश्चन दिया है 3 प्लस करली में 3, दूसरे में 3 माइनस करली में 3, इसमें प्लस है यहाँ पर माइनस, जबकि जो अंक हैं वो बराबर हैं। अब जानते हैं एक क्वेश्चन में a+b, दूसरे में a-b, ये जो फार्मूला होता है a² - b² का फार्मूला रखिए। तो इसको जब a² - b² के रूप में लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन में 3 का वर्ग करेंगे, दूसरे में क्या हो जाएगा, करली में 3 का स्क्वायर करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 6 आंसर आएगा, यानी कि सी विकल्प इसमें राइट होगा। सी वाला विकल्प 6 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि गोले की त्रिज्या यहाँ पर दे रखा है उसका आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r घाते 3 का हम फार्मूला लगा दें। आर की वैल्यू दे रखा है इसमें 2r, 3 बार गुणा करेंगे तो टोटल 32 पाई r घाते 3/3 आएगा, अर्थात डी विकल्प इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पर एक फिगर बना रखा है वृत्त का, और केंद्र पर का कोण यहाँ पर 60 दिया है, और शेष परिधि का कोण पूछ रहा है, कोण BAC यह कोण पूछ रहा है। तो हम लोगों को जो प्रमेय होता है कि शेष परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है, या केंद्र का बना कोण शेष परिधि का दूना, ये शेष परिधि का कोण होगा। यह क्या होता है, इसका आधा, यह 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। इस तरह से हम सॉल्व कर ले जाएंगे। केंद्र पर बना कोण जो BOC है वो 60 लिख करके हाफ का भाग देंगे 2 का, 30 आएगा। इसमें पहला ए वाला जो विकल्प है ये राइट होगा, 30। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि 16 के घाते यहाँ पर 3/4 लिखा है। अब जानते हैं कि इसके घात का 3/4 लिखा, तो 16 का हम जनरली क्या करेंगे, खंड करके इसको घात के रूप में चेंज करते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 के घाते 4 हो जाएगा। अब 3/4 का चूंकि घात के ऊपर घात रहता है तो इनका आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं, 4 गुणित 3/4 करके 4 से 4 काट दीजिए, 2 घाते 3 आएगा। 2 घाते 3 का जो है बहुपद में 3 बार गुणा कर दें, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर आएगा। विकल्प जो ए है वो सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद y घाते 97 + 97 को y + 1 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है। तो शेषफल प्रमेय का ये फार्मूला होता है कि जो जिस चीज़ से भाग देना है उसके के बराबर हम 0 करते हैं, y + 1 बराबर 0 करके पक्षांतर कर इसके में y का मान रखेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो y का मान -1 आएगा। अब -1 का मान यहाँ पर रखना है y घाते 97 के स्थान पर, चूँकि हम जानते हैं कि यदि विषम संख्या होती है घात के रूप में तो जो वैल्यू आती है, ऋणात्मक वैल्यू आती है, -1 आएगा इसका, 97 बार गुणा करेंगे तो, अब प्लस 97, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 97 से -1 घटेगा, 96 आएगा। सी विकल्प इसमें राइट होगा, सी वाला विकल्प राइट होगा, 96। अब 36/100 का दशमलव प्रसार है। 36 में 100 का हम लोग जब भाग देते हैं तो दशमलव के कुछ स्थानों तक कट जाता है, अर्थात शांत दशमलव आएगा। ये बी वाला विकल्प इसमें राइट होगा, 0.3 से 6 आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पर एक फिगर दिया है त्रिभुज का। तो इस फिगर में AB बराबर CF दिया है, AB बराबर CF एक भुजा, और दूसरा क्या है, EF बराबर BD, EF और ये BD, ये भुजा इसके बराबर है। कोण दिया है देखिए AFE, यह कोण
बराबर कोण DBC, DBC इस कोण के। तो ये सिद्ध करना है कि किस प्रमेय के अनुसार ये सर्वांगसम होगा, किस सर्वांगसमता अभिगृहित के अनुसार इसको हम सर्वांगसम कह सकते हैं। तो हम लोगों को जानते हैं कि जो त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 पार्ट यदि इक्वल हो जाते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों त्रिभुज दे रखा है, दोनों त्रिभुजों में ये आपका कोण इसके बराबर हो गया, कोण DBC बराबर कोण AFE के बराबर हो गया, और यह यहाँ पर दिया है AB बराबर CF, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि AF बराबर BC के जब हम सिद्ध करेंगे तो दो भुजा हो गया, और ये आपका जो भुजा BD है EF के बराबर है। अतः भुजा कोण भुजा के अंतर्गत ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। विकल्प D इज राइट। साइड एंगल साइड D राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, देखें 99 माइनस 98 यहाँ का वर्ग लगाया है, तो जानते हैं A² माइनस B² का फार्मूला लगाएंगे, कोष्टक में A प्लस B, दूसरे में माइनस B, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 99 प्लस 98 इसको जोड़ेंगे 197 आएगा, 99 से 98 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 197 आएगा, अर्थात इसमें बी विकल्प 197 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, तो x के घाते 5 माइनस x के घाते 4 प्लस 3 की घात पूछ रहा है। तो जो बहुपद होता है, बहुपद का सार्वधिक उच्चतम घात को हम लोग इसमें गणना करते हैं, वहीं बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर x के घाते 5 सार्वधिक है इन सब से, तो इसका जो बहुपद का घात होगा डी विकल्प राइट होगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक फिगर बना रखा है और ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तीसरी एक रेखा जो इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं काट रही है इन दोनों को। अब यहाँ पर इस फिगर में ये 50 अंश ऊपर वाला दिया है और ये x, यहाँ पर 130 दिया है, ये y। तो x और y की वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि यदि तीसरी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके जो संगत कोण होते हैं बराबर, यानी कि ये 50 है तो ये ऊपर वाला भी ये भी 50 हो जाएगा। अब जानते हैं रेखा के एक ओर का कोण 180 होता है, 180 में से यदि ऊपर 50 घटाएंगे तो ये इसका x की वैल्यू निकल आएगा 130। आइए इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर 150 में से हम क्या करेंगे, ऊपर टोटल 180 होता है रेखा के, तो ये टोटल 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद संगत कोण बराबर होने के कारण ये 50 है। अब टोटल 180 होता है, 180 में से 50 घटाएंगे तो पुनः यह भी y का भी वैल्यू 130 निकल आएगा, यानी टोटल वैल्यू आएगा 130 130 x और y दोनों का। इसमें बी विकल्प जो है वो सही होगा, बी वाला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, यहाँ पर 6x² प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो x का वर्ग धन bx धन c के रूप में होता है गुणनखंड के रूप में, इसको हम हल करते हैं। तो a और c का जब गुणा करेंगे तो 36 का 18 गया, 18 का ऐसा खंड करें कि दो भागों में कि b के बराबर यानी 11 के बराबर हो। ठीक है, bx यानी b के बराबर, तो 9 दूना 18, 2 9 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 11 के स्थान पर 2 प्लस 9 रख करके इसको आगे सॉल्व कर लेना है। देखिए वही चीज़ हमने किया है, फिर इस x का अंदर गुणा कर दीजिए, 2 2 का जोड़ा बना करके इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो एक कोष्टक में 3x प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 3 इसका आंसर आएगा, अर्थात इसमें जो विकल्प ए है ये राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 चेक करेंगे। अब 15वां क्वेश्चन है, देखिए कि यदि x प्लस 1 इस पूरे व्यंजक का एक गुणनखंड है, 3x² प्लस 2x माइनस k का एक गुणनखंड है, तो k की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि चूंकि x प्लस 1 इसका व्यंजक का गुणनखंड है दिए गए व्यंजक का, तो इसके बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, फिर x की वैल्यू इसमें रख करके k का मान निकालते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही -1 इस दिए गए व्यंजक में हम लोग रखते हैं, रख करके यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर वर्क करेंगे, प्लस 2 गुणित -1 करेंगे, माइनस k बराबर 0, फिर k की वैल्यू पक्षांतर करके 1 निकाल लेते हैं हम लोग, अर्थात इसमें विकल्प बी 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल 2, 0 है तो k का मान पूछ रहा है। तो 2, 0 है इसका हल, इसका मतलब कि इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 0 इसी दिए गए व्यंजक में रैखिक समीकरण में, तो k का वैल्यू निकल आएगा। तो x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 0 इसमें रखेंगे, 2 गुणित 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुणित 0 बराबर k। अब इसको हल करें तो k की वैल्यू 4 आएगा, ए विकल्प इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया रैखिक समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5, इसका हल होगा। तो ऐसा जो समीकरण है जिसमें कि हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का निकलेगा, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी कि बहुत से हल निकलेंगे। 17वां जो क्वेश्चन है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, सी विकल्प इसमें राइट होगा।
ये वैल्यू हम लोग अपने से पुटअप करते जाते हैं। x का मान 0 1 2 3 4 रखने पर y का मान निकलेगा या y का मान रखने पर x का मान निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि शंकु की त्रिज्या 4 दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन जो होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऊंचाई निकालना होगा, जबकि तिर्यक ऊंचाई दिया है। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है l बराबर कर्ली में h का वर्ग प्लस r का वर्ग। h की वैल्यू हम रखते हैं और r की वैल्यू रखते हैं, तथा जो तिर्यक का ऊंचाई दिया है l की वैल्यू 5 दिया है। यहाँ पर चूंकि कर्ली हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ का वर्ग करेंगे और वर्ग करने पर कर्ली ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः हट जाती है। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 5 5 25 आएगा, कर्ली हट जाएगी और 4 चौका 16 हो जाएगा। कर्ली में 25 में से 16 घटाएंगे, कर्ली में 9 आएगा। यहाँ पर इसको पक्षांतर किया गया है h की वैल्यू निकालने के लिए। 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब आयतन का हम सूत्र रखते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसमें h की वैल्यू 3 रखे और r की वैल्यू 4 दिया है। स्क्वायर है चूंकि 2 बार गुणा होगा, इसको सॉल्व करने पर 16 पाई घन सेंटीमीटर आएगा। तो ए विकल्प इसमें सही होगा, 16 पाई घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर प्रायिकता दिया है पी का 0.37। तो पीई की प्रयोक्ता, पीई बार की प्रयोक्ता पूछ रहा है। तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो होती है अधिकतम 1 होती है। हम क्या करेंगे कि 1 में से जो दिया गया प्रयोक्ता है घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो जैसे ही 1 में से हम यहाँ पर 0.37 घटाएंगे, 0.63 इसका आंसर होगा। बी विकल्प राइट होगा। इसमें बी वाला विकल्प राइट होगा, 0.63। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है, 25 बार चित्त की प्राप्ति होती है। तो इस घटना के होने की प्रायिकता क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि टोटल उछाले गए सिक्कों की संख्या 50 है, तो 25 बार चित आता है। यानी कि जो छोटी संख्या होगी ऊपर करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी जितनी बार उछाला जाएगा उसको नीचे करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। 25 कम 25 दूनी 50, 1/2 आंसर आएगा इसका। बी विकल्प इसमें सही होगा। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन खंड ब दिया है वर्णनात्मक क्वेश्चन, इसको हम लोग चेक करते हैं। खंड ब का पहला क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 4 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 में 7 का भाग दें, 9 में 11 का भाग दें। तो परिमेय संख्या का ये लक्षण है कि जो दशमलव के बाद वाली आंकिक मान होते हैं ये बार बार रिपीट होता है। अब इसमें जैसे ही हम 5 में 7 का भाग देंगे, दशमलव लगा करके इसको काटते जाते हैं। देखें 0.71428, फिर 5 7 रिपीट, 7 फिर 1 ये रिपीट हो रहा है। उसी तरह से 9 में जब 11 का भाग देंगे तो 8 1 8 1 ये रिपीट हो रहा है परिमेय संख्याओं में, जबकि अपरिमेय संख्याओं में लगातार रिपीट नहीं होते हैं। तो 5/7 और 9/11 के बीच हम इस तरह से अपरिमेय संख्याएं इसको दर्शा सकते हैं। अब इसमें जब हम लोग 5 में 7 का भाग देते हैं तो 0.71 इस तरह से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपरिमेय संख्या निकालने के लिए 71 के आगे वाली एक संख्या हम लेते हैं 0.72। इसके बाद यहाँ पर एक 0 यदि बढ़ेगा तो यहाँ पर 2 लिख करके डबल 0 लगाएंगे, फिर आगे 2 लिख करके 000, ऐसे बढ़ता जाता है। रिपीट नहीं होगा बल्कि यहाँ पर 0 की संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रकार से 73 74 75 हम निकालते चले जाते हैं। अब ख का देखेंगे कि 11 के घाते 1/2 और बटे पूरे के 11 के घाते 1/4, इसको सरल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि ये अंकिक मान, यदि ये संख्याएं a/a या b जो भी हों इस संख्या बराबर है तो घात को डायरेक्टली में ऊपर ले जाने पर माइनस कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसको हमने हल किया है कि 11 के घाते यहाँ पर 1/2 है, ये 1/4 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। इसको लसा लेकर के 4 आएगा लसा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो टोटल वैल्यू आएगा 11 के घाते 1/4। क्वेश्चन ग देखें। पहले का ग, जो त्रिभुज है ABC में ए को समद्विभाजित करते हुए कोई रेखा जा रही AD और BC पर लंब है। तो दर्शाना है कि AB बराबर AC और जो त्रिभुज बन रहा है वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इस प्रकार से इसके हम रेखा चित्र बना लेते ABC। अब इसमें जो AD है वो भुजा BC पर लंब है, अर्थात ये जो कोण होगा 90 अंश होगा। कोण ADB 90 डिग्री हुआ, ADC भी 90 अंश होगा। यहाँ से AD बराबर AD स्वयं उभयनिष्ठ हो जाएगा। और जो एक और कोण होगा कोण BAD बराबर CAD, चूंकि ये समद्विभाजक रेखा आ रही है AD, अतः यह वाला कोण और यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अतः इन दोनों त्रिभुजों में 3 चीज बराबर हो गया, यानी कि ये सर्वांगसम हो जाएगा। कोण देखिए, ये कोण स्वयं यह एक भुजा है, कोण ये भुजा AD और यह कोण कौन सा BAD बराबर DAC के। तो इस भुजा कोण
अर्थात कह सकते हैं कोण भुजा कोण सर्वांगसम प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी ये सर्वांगसम हो जाएंगे। अब सर्वांगसम त्रिभुज का ये रूल है कि अन्य जो भुजाएं होती है आपस में सदैव बराबर हो जाती है, यानी ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, अर्थात यह जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब घ का देखें, यहाँ पर इस घ में एक चित्र दे रखा है आपको, यह 35 अंश है, 53 है। पूछ रहा है कि कोण डी सी ई यह कोण पूछ रहा है। देखें, यदि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ए तिर्यक रेखाएं इनको काट रही है तो यह 35 अंश, तो यह भी 35 अंश हो जाएगा। एकांतर कोण के नाते दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण बी ए सी बराबर हम कह सकते हैं सी ई डी के, यह भी 35 अंश हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 होता है, तो 180 में से हम 53 और यह 35 जोड़कर घटाएंगे तो एक कोण डी सी हमें ज्ञात हो जाएगा 92 अंश। अब क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज जो है वो खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो कितनी बार खेली थी गेंदों को? 30 गेंदों में 6 बार चौका मारी थी। तो कितनी बार चौका नहीं मारी थी? तो 30 में से 6 घटा देंगे, फिर उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो चौका न लगाए जाने की संख्या यानी कि इनकी जो संख्या होती है घटा देंगे तो 24 निकल जाएगा। प्रायिकता हम लोग जानते हैं कि लो संख्या ऊपर और हाई संख्या नीचे करके इसको कैलकुलेट करके हल कर लेते हैं, 0.8 आएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से जो 4 वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 सिक्के हैं, 500 बार उछला गया 105, तो 500 बार उछलने पर 2 चित्त 105 बार और 1 चित्त 275 बार। तो इन घटनाओं के होने की प्रायिकता क्या है? तो लो वाली संख्या ऊपर 105/500 फिर कर दीजिए, फिर इसके बाद 275/500 कर दीजिए, निकल आएगा। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका 0.21, इसका 0.551, इन दोनों को चाहे तो जोड़ करके एक में से घटा देंगे तो इसी बार चित्त न होने की प्रायिकता निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखें, 3/7 + 3 कड़ी में 2 का हर का परिमेयीकरण करना है। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर में जो दी गई संख्या होती है उसी संख्या का ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ 7 + 3 कड़ी में 2 है, तो हम ऊपर नीचे इसको सॉल्व करेंगे। 7 - 3 कड़ी में 2, 7 - 3 कड़ी में 2 का गुणा करके, अप एंड लो। जैसे ही हम वहाँ पर माइनस करके गुणा करते हैं इसी संख्या का, तो इस प्रकार के हमें 3 का इसमें गुणा कर देंगे। अब यहाँ से जानते हैं a + b a - b का एक फार्मूला निकला है, a² - b² का। इस रूप में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास ये आंसर निकल करके आया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ख देखें, ये जो दिया गया व्यंजक है x - 1 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है, तो x - 1 से भाग दिया जाएगा इसमें। अब भाग देने की ये प्रक्रिया है कि यहाँ पर जो पद होता है इसी को इसके बराबर लाना होगा हमें। यहाँ पर ऐसी संख्या हम नोट करें कि 3x के घाते 4 आए या जो भी पद हो, तो यहाँ पर जानते हैं 3x के घाते 3 यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें गुणा करेंगे, गुणांकों में घातांक जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 1 कितना हो जाएगा 4, 3 एकम 3 1 x के घाते 4। अब यहाँ पर ये रूल है कि जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, 3x के घाते -3x के घाते 3 हो जाएगा। अब नीचे की संख्या भाग की प्रक्रिया में घटाया जाता है, प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये काट जाएंगे। अब 4x के घाते 3 में से माइनस है, चूंकि बड़ा है संख्या तो इसमें से घटाएंगे तो -1x के घाते 3 आएगा। फिर आगे उतारते जाइए, इस प्रकार से आगे सॉल्व करते जाएं और अंतिम में जो शेष आएगा वो -5 आएगा। अब घ का जो दिया गया समीकरण है 2x + 1 = x - 3, इसको हल करना है, कार्तीय तल पर निरूपित करना है। तो इसको हम पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करके हल करके मान निकालते हैं। तो जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इसका वैल्यू -4 आएगा। जब पक्षांतर करेंगे तो 2x में से एक x घटेगा। अब इसको कार्तीय तल पर दर्शाना है। देखिए x अक्ष इधर -x होता है भुज कोटि और ऊपर +y होता है, नीचे माइनस होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू चूंकि -4 ही है, y की वैल्यू दिया है नहीं है, तो हम लोगों को लेफ्ट साइड में यहाँ पर काउंट करते हुए 1 2 3 4 -4 तक दर्शा देना है। अब दूसरे का घ देखें, यहाँ पर दिया है उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके 102 पूरे के घाते 3 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 102 को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, a + b पूरे के घाते 3 का फार्मूला के आधार पर हल करते हैं। तो 102 को 100 + 2 में डिवाइड करिए, 2 भागों में बांटिए। तो 100 + 2 यानी इसको a माने, इसको b माने। यहाँ पर फार्मूला देख रहा है, a घाते 3 धन b घाते 3, 3ab + 3ab कोष्टक में a + b। इसी रूप में जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना इसका आंसर आएगा। अब प्रश्न तीसरा देखेंगे, तीसरे का क, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और जिसका विकर्ण E पर प्रतिच्छेदित करती है और उसमें चक्रीय चतुर्भुज में कोण DBC 70 है, BAC 30। तो कोण BCD ज्ञात करना है और AB बराबर
BC हो तो ECD का मान ज्ञात करिए। आइए इसको देख लीजिए। ये चक्री चतुर्भुज है जो सर्किल के अंदर होता है। चक्री चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर 180 अंश के बराबर होते हैं, अर्थात चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक फल 180 होता है, यानी कि यह कोण आमने सामने के कोण इनका योग और इनका योग 180 होता है। और दूसरी बात, एक ही वृत्तखंड के कोण सदैव बराबर होते हैं। ये चीज इसमें याद रखें। यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, इसको आप देख लें, सॉल्व कर लेंगे इसको देख करके। फिर आगे क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरे का ख देखें। यहाँ पर यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर काट रही प्रतिच्छेदित कर रही, तो सिद्ध करना है कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर देख लें, दो जीवा है AB और CD। यहाँ जो केंद्र है, केंद्र से इस पर लंब डाला गया है, जीवा AB पर यम और इस पर यम। तो यहीं पर यह सिद्ध करना है कि कोण BPO, कोण देख रहे हैं, BPO बराबर कोण DPO यानी यह वाला कोण हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज हमने बना रखा है, त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2 मान लें। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। देख लें, यहाँ पर हमने हल किया है। अब जैसे ही ये भुजा कोण भुजा के हिसाब से सर्वांग होते हैं, तो अन्य जो कोण होते हैं जो बराबर नहीं है या भुजा, ये समान हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब प्रश्न तीसरे का देखें। यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात ये दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो ये जो अनुपात है ना, इसको हम मान लेते हैं 12x, 17x, 25x। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखें किसको हल करेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो यहाँ जोड़ करके 540 करेंगे, परिमाप निकल गया, ABC का मान निकल गया। चूंकि ABC अलग अलग मान निकला है, इतना 120 सेमी, 170, 250 सेमी, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसमें हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, यश की वैल्यू निकालेंगे। यश क्या है, अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा करते हैं, ये अर्ध परिमाप निकल आता है, 270 आएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका फार्मूला, इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है लगाएंगे करड़ी में, करड़ी में S - A, S - B, S - C। अब इनके वैल्यू को हम साधारणतः रख देते हैं, करेक्ट, रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9000 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तीसरे का घ यहाँ पर देखेंगे कि दो वृत्त है। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र जो है उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो यहाँ पर दो वृत्त बनाने के बाद इसमें इसका केंद्र O, इसका O' मान ले, और यह जो जीवा है PQ पर एक बिंदु R यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें सिद्ध करना है कि O जो डैश है, यह जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड है, यह जीवा PQ पर लंब होगी। ये सिद्ध करना है, लंब समद्विभाजक होगी। तो यहाँ पर ये हम लोग जानते हैं कि केंद्र से O' या OR ये लंब होती है जीवा PQ पर। तो वही चीज, लंब का मतलब कि यह कोण 90 अंश का कोण ORP और कोण PRO', ये 90 अंश होगा। दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो ये टोटल एक ऋजुरेखी प्राप्त होगा। इसका मतलब कि OO' एक ऋजुरेखा है, अर्थात यह कहीं न कहीं ये जो जीवा हमारा है PQ उससे होकर जा रही है, उस पर लंब भी है। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 4 का क देखें। यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, गुणनखंड प्रमेय से इसका गुणनखंड करना, x के घात 3 - 23 x² + 142 x - 120 का। तो 120 का हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। 120 का जब हम लोग खंड करेंगे तो उसका गुणनखंड एक भी होगा, 1 × 2 × 2 × और इसके जो संभावित गुणनखंड होंगे, इसको हम लोग मानते हैं कि x + 1 फिर x - 1, आगे x + 2 x - 2, इस तरह से मानते जाते हैं। और इनकी x + 1 यदि इस दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है, तो इसके बराबर हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय के हिसाब से 0 करते हैं। तो 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगा। अब इस x की वैल्यू इसमें रखने पर यदि 0 आ जाता है तब तो गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि ये जो x - 1 है, x - 1 पक्षांतर करने पर जब इसमें वैल्यू रखते हैं तो इसका मान 0 आता है, अर्थात वह जो है x - 1 दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है। अब व्यंजक का जो दूसरा गुणनखंड होगा हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस दिए गए व्यंजक में हम x - 1 का भाग देते हैं। चूंकि वो गुणनखंड है तो भाग देने पर ये कटेगा। देख रहे, इस तरह से हमने काटा है, ये इसका आंसर आएगा। अब ये जो x² - 22x + 120 आ रहा है, अब इसका हम आगे गुणनखंड कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए यहाँ पर हमने गुणनखंड किया है, गुणनखंड करेंगे तो इसकी मान निकल आएगा, x - 10 और x - 12, इस प्रकार से इसके गुणनखंड होंगे।
प्रश्न 4 का ख यहाँ पर उपयुक्त सर्वसमीका का उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका प्रसार करना है। a प्लस बी प्लस सी के रूप में है। a प्लस बी प्लस सी पूरे के घाते 2 बराबर होता है। a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। उसी के हिसाब से इसका प्रसार करते हैं। चिन्हों का विशेष ध्यान देंगे। प्रसार करने पर इसका हमारे पास ये देखिए आंसर आएगा। प्रश्न 5वां का क देखें कि अर्धगोलाकार कोई टंकी है जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, लोहे के चादर की बनी हुई है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है और इस टंकी के बनाने में लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि मीटर को सेमी में बदल ले या सेमी को मीटर में बदल ले, इसके बाद इसके आयतन को सूत्र में मान रखते हैं। देखें यहाँ पर हमने चालू किया है। बाहरी त्रिज्या हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर भीतरी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 100 में इसकी चूंकि मोटाई है, ये मोटा है, तो 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 101 सेंटीमीटर यानी बाहरी त्रिज्या R1 हो गया। इसी तरह से भीतरी त्रिज्या R2 ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब आयतन का फार्मूला रखते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई R घाते 3। चूंकि R1 और R2 है, यहाँ पर बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या, तो यहाँ पर R1 घाते 3 माइनस R2 घाते 3 करके इसकी वैल्यू को रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना घन सेंटीमीटर का आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां का ख देखें। यहाँ पर भुजाएं 5 सेमी 12 सेमी 13 सेमी वाला एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। इसमें बोल रहा है कि ये जो भुजा 12 सेंटीमीटर 12 सेमी भुजा के परितः घुमा दिया जाए तो एक ठोस आकृति बनेगा, उसका आयतन ज्ञात करना है। फिर 5 सेमी भुजा के परितः घुमाया जाए तब उसका आयतन बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि ये शंकु का रूप ले रहा है। फिर शंकु के आयतन का सूत्र हम लोग रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। आयतन निकल जाएगा। फिर आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये 13 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई इसकी 13 सेमी है, ये 12 सेमी है। टोटल ऊंचाई ये नीचे वाली त्रिज्या कहलाएगी 5 सेमी। अब आकृति बन जा रही है। शंकु के आयतन का सूत्र रख दें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर की वैल्यू 5 × 5 रखें, इसके लिए एच 12 हो जाएगा। 100 पाई घन सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार से जब वो कह रहा कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले परितः घुमाया जाए इस आकृति को, तो ये आकृति बनेगा। इसका यह भी एक शंकु का प्रारूप ले रहा है। शंकु का आयतन का फिर फार्मूला रख दें, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब की बार जो त्रिज्या होगी वो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 240 पाई घन सेंटीमीटर आएगा। अब दोनों के आयतनों का अनुपात हम लोग काट करके 5 संबंधी 12 निकाल लेते हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट।